हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे अपकमिंग नोट सेट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और उनके आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं अपने आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, हीमोपोइसिस इन एडल्ट टेक प्लेस इन द। एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि हीमोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हीमोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। की ब्लड का फॉर्मेशन है वो एडल्ट में कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट वन है फर्स्ट वन ऑप्शन है इसका लंग्स, दूसरा ऑप्शन है आर्टरीज, थर्ड ऑप्शन है बोन मेरो और फोर्थ ऑप्शन है हार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन लंग्स, सेकेंड ऑप्शन आर्टरी, थर्ड ऑप्शन है बोन और फोर्थ ऑप्शन है हार्ट। कि इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये सेलेक्ट करना है कि हीमोपोइसिस है वो कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हीमोपोइसिस के बारे में देखते हैं। तो हीमोपोइसिस है वो क्या होता है? हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये पूछा कहाँ, किसमें? एडल्ट के अंदर। ये पूछा गया हमसे कि एडल्ट के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन है वो एडल्ट के अंदर कहाँ पे होता है? मोस्ट कॉमनली जो एडल्ट्स के अंदर ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है स्टूडेंट्स लॉन्ग बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर। ठीक है, लॉन्ग बोन की बात करें तो लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन्स के अंदर है। तो हम बात करें तो लॉन्ग बोन्स की देखें तो हम देखिए स्टर्नम है, स्टर्नम देख सकते हैं, ह्यूमरस, फीमर, ठीक है, टिबिया, फिबुला, ये हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं। और भी बहुत सारी लॉन्ग बोन्स है ईटीसी। ठीक है, और भी बहुत सारी लॉन्ग बोन्स होती हैं। तो इन लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता है? एडल्ट के अंदर हीमोपोइसिस होता है। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता है? अगर लॉन्ग बोन्स की स्ट्रक्चर देखोगे स्टूडेंट्स आप, तो एक बार मैं बताता हूँ आपको कि जो लॉन्ग बोन्स होती है उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स होती है। ये आ जाते हैं कॉन्डाइल्स। ठीक है, ठीक है, ये हो जाते हैं बोन के कॉन्डाइल्स हो जाते हैं। तो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है? लॉन्ग बोन का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, जो सबसे डिस्टल पार्ट होता है, एक तो वो जैसे जहाँ पे मैंने रेड डॉट्स किए, और एक जो दूसरा वाला ये जो पार्ट है अपना। ठीक है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? वो लॉन्ग बोन्स की अगर पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट वन है, ये आ गया आपका लॉन्ग बोन के अंदर, ये आ गया आपका एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, ये भी एपिफाइसिस है। ठीक है, एपिफाइसिस एपिफाइसिस हो गए। ये बोन क्या आ गया? डायाफाइसिस, डायाफाइसिस का मतलब हो गया शाफ्ट, ऐसे शाफ्ट हो जाता है। ठीक है, डायाफाइसिस का मतलब हो गया शाफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर बीच में, यहाँ पर बीच में, और मैं यहाँ पर बीच में पाया जाता है एक मेटाफाइजियल प्लेट। बीच में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? इसे बोलते हैं अपन मेटाफाइजियल प्लेट, मेटाफाइजियल प्लेट। जो कि ये मेटाफाइजियल प्लेट होती है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? बोन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बोन ग्रोथ के लिए। ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? बोन ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एडल्ट के अंदर लॉन्ग बोन्स के अंदर जो हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है एपिफाइसिस के अंदर, एपिफाइसिस के अंदर होती है, साथ के साथ होती है डायाफाइसिस के अंदर। हाँ सॉरी, दो बोन के एपिफाइजियल पार्ट है, एपिफिजियल पार्ट है, उस पार्ट के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हीमोपोइसिस की प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या पाया जाता है? रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो के अंदर क्या होता है? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती है,
प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती है जो कि क्या करती है, ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है। और ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, ठीक है। तो हीमोपोइसिस है वो एडल्ट्स के अंदर कहाँ होता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर। कौन सा बोन मेरो, रेड बोन मेरो, क्योंकि एपिफाइसिस के अंदर तो पाया जाता है रेड बोन मेरो। और आप देखोगे कि डायाफाइसिस के अंदर, डायाफाइसिस के अंदर क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड है, इसके रूप में फैट का स्टोरेज होता है, ठीक है, फैट का स्टोरेज होता है, जो कि डायाफाइसिस में मैंने अभी बनाया है, आप देख सकते हो इसके अंदर डायग्राम के अंदर हमारे, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो ये क्या है, येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो, येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो के अंदर क्या स्टोर है, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ये काम आएगी एनर्जी के लिए, ठीक है। जब भी रिक्वायर्ड होगा तब ये क्या करेगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एडल्ट के अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन का हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है बोन मेरो के अंदर। यहाँ पे बोन मेरो है, अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहो तो रेड बोन मेरो, जो कि बोन के एपिफाइसियल पार्ट के अंदर पाए जाते हैं, लॉन्ग बोन्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बोन मेरो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो लंग्स है, इनका काम है एयर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आर्टरीज, इनका काम होता है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती हैं। और हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड पंप करता है, या फिर हम बोल सकते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रंस एज, कि प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए का प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चों के अंदर, वो क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, या रिहेबिलिटेशन है, या हेल्थ प्रमोशन है, या अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट है। ये है, ये एग्जामिनर ने हमसे पूछा गया कि जो बच्चों में विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बच्चों में जब हम विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वो क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, या फिर उसकी वजह से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसके ऑप्शंस में बताया गया है कि फर्स्ट वन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, कि भाई विटामिन ए किसी स्पेसिफिक डिजीज के प्रोटेक्शन करने के काम में आएगा, साथ के साथ कोई रिहेबिलिटेशन के लिए है, या कोई हेल्थ प्रमोशन के लिए बच्चों की, या अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विटामिन ए, पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए क्या है, एक विटामिन में आता है, ये विटामिन आते हैं, ठीक है। और ये विटामिन ए है वो नॉर्मली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये हमारी आई साइट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आई साइट के लिए। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है बच्चों के अंदर तो क्या डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज कौन सी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस है, ड्राई आई हो जाएंगी, ठीक है, जिसे जीरोप्थेल्मिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो विटामिन ए का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कब किया जाता है, विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स आप देखोगे तो विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन है वो 9 मंथ पे किया जाता है, 9 मंथ पे किया जाता है, ओरली दिया जाता है, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है वो बच्चे को ओरली पिलाई जाती है विटामिन ए की।
तो विटामिन ए क्या है? विटामिन ए देखा जाए तो हम बात करें तो विटामिन ए एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। देखा जाए तो विटामिन ए क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है अगर आप बच्चे को विटामिन ए दे रहे हो तो वो बच्चे को किससे बचाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस से। वो बच्चे को किससे बचाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस से बचाएगी। ठीक है, मतलब उसकी आंखों की रोशनी उसको प्रमोट करेगी। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। हम बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बच्चों के अंदर विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। रिहेबिलिटेशन की बात करें, अब बाकी हम बात करते हैं, बाकी हमारे ऑप्शंस की देखते हैं। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो बाकी ऑप्शंस की बात करोगे स्टूडेंट्स तो बाकी ऑप्शंस को देखो। फर्स्ट वन ऑप्शन हम देखते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन कब किया जाता है? रिहेबिलिटेशन तब किया जाता है जब कोई डिजीज़ है, उसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई डिफॉर्मिटी हो गई है। ठीक है, टू अचीव, इससे हम क्या करते हैं? रिहेबिलिट टू अचीव मैक्सिमम एबिलिटी एज बिफोर डिजीज अकर। मतलब कि जब कोई डिजीज है सॉरी, जब कोई डिजीज है उसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से वहाँ पर क्या हो गया? गैंग्रीन का फॉर्मेशन हुआ। क्या हो गया? गैंग्रीन का फॉर्मेशन हुआ, और गैंग्रीन के फॉर्मेशन की वजह से डॉक्टर ने क्या कर दिया? एम्पुटेशन कर दिया किसी फुट का, एम्पुटेशन ऑफ फुट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? देखो रिहेबिलिटेशन में हम क्या करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस था, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो गया? गैंग्रीन। और गैंग्रीन का हमने ट्रीटमेंट क्या किया? गैंग्रीन का हमने ट्रीटमेंट क्या किया कि हमने क्या कर दिया? उसके फुट को एम्पुटेट कर दिया, उसके फुट को काट करके अलग कर दिया, ताकि वो जो गैंग्रीन है यानी कि जो जो नेक्रोसिस है वो आगे की तरफ, अपवार्ड की तरफ ग्रोथ ना करे, और आगे किसी भी पैर को वो और ज़्यादा पैर को इन्वॉल्व ना करे और डिफॉर्मिटी क्रिएट ना करे। तो हमने क्या किया कि उसका पैर हटा दिया। लेकिन अब रिहेबिलिटेशन, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रिहेबिलिटेशन करेंगे तो हम क्या कर देंगे? इसको जयपुर फुट लगा देंगे। जयपुर फुट जो कि क्या है? एक आर्टिफिशियल लैग है। ठीक है, जयपुर फुट लगा करके, अब जयपुर फुट लगा देंगे तो क्या होगा? इसके चलने फिरने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पहले जैसे अपने सारे काम करने लग जाएगा। तो ये क्या किया हमने? डिजीज होने से पहले जो मैक्सिमम एबिलिटी थी वर्क करने की या जो भी काम करने की, डेली लिविंग की, उस एबिलिटी को हमने क्या किया? वापस से अचीव किया। ट्राई करते हैं हम ताकि पूरा अच्छे से अचीव कर पाए, उसे हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट वन है हेल्थ प्रमोशन। स्टूडेंट्स, अगर हेल्थ प्रमोशन की अगर आप बात करोगे तो हेल्थ प्रमोशन का मतलब है कोई भी डिजीज़ होने से पहले हम जो मेजर्स काम में लेते हैं डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके हेल्थ प्रमोशन। अब हेल्थ प्रमोशन की अगर आप बात करोगे तो हेल्थ प्रमोशन में जैसे आ गया आपका इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, और हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी हेल्थी लाइफस्टाइल यूज कर रहे हो आप। ठीक है, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड स्मोकिंग को आप अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड एल्कोहल, अवॉइड एल्कोहल एल्कोहल को आप अवॉइड कर रहे हो। तो ये क्या है? हेल्थ प्रमोशन के टिप्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, हेल्थी डाइट, हेल्थी डाइट को दूसरे नाम से बोल सकते हैं अपन बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये क्या है? वो सारे टिप्स हैं या वो सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये कहलाता है अपना हेल्थ का प्रमोशन। की डिजीज हो ही ना, डिजीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम पहले से ही अवॉइड करते हुए चलते हैं। तो हेल्थ हेल्थ प्रमोशन होता है वो आता है आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है। ये आ जाएगा आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर हेल्थ प्रमोशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका हेल्थ प्रमोशन के बारे में। नेक्स्ट बचा है अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ये आता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। प्राइमरी
लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो है उसके अंदर सेकंड लेवल आता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ये आपका लेवल आता है जिसके अंदर होता है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। कोई भी डिजीज़ हुई है उसको हम जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसको जल्दी से जल्दी क्योर करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो कहलाता है आपका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने हमसे पूछा था कि भाई हम बच्चों के अंदर जो विटामिन ए दे रहे हैं उस विटामिन ए को देने का, बच्चों के अंदर विटामिन ए को एडमिनिस्टर करने का हमारा पर्पज क्या है। तो उसको विटामिन ए एडमिनिस्टर करने का हमारा जो पर्पज है वो क्या है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, वो बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस है, जीरोप्थेल्मिया है, ड्राई आई है, उनसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया, थॉट, एटीट्यूड, फीलिंग इज, कि एक इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो किस फॉर्म में है, और मतलब किस प्रकार से, चाहे वो एक आइडिया हो सकता है, चाहे वो एक थॉट हो सकती है, चाहे वो एक एटीट्यूड हो सकता है, और चाहे वो एक फीलिंग हो सकती है। उसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, वो इंफॉर्मेशन है, ये सारा जो आइडिया, थॉट, एटीट्यूड एंड फीलिंग, इनसे ये क्या है, ये क्या है, ये देखा जाए तो ये सारे हमारे लिए एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जरिया है जिसके थ्रू अपने आइडियाज़, फीलिंग्स को एक 1% टू अनदर पर्सन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या है, ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन है नॉइस है, चैनल है, सेंडर है, या मैसेज। सीधा सा राइट आंसर इसका क्या है, मैसेज है। ठीक है, मैसेज क्या है, ठीक है, इसका क्या है, मैसेज। इसका राइट आंसर क्या है आपका, मैसेज होगा। राइट आंसर क्या है इसका, मैसेज होगा। ठीक है, मैसेज क्यों होगा, क्योंकि मैसेज क्या होता है, मैसेज क्या है, देखा जाए तो एक मैसेज क्या, आपने किसी को हाई लिख के, हेलो लिख के भेजा, तो वो क्या है, आपका आइडिया हो सकता है, थॉट हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, फीलिंग हो सकती है। तो मैसेज क्या है, इन्फॉर्मेशन है। मैसेज मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर क्या है, किसी का आइडिया है, कोई आइडिया हो सकता है, थॉट हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, या फीलिंग हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैसेज। सेंडर कौन होता है, सेंडर तो जो सेंड कर रहा है वो है, जो भेज रहे हैं। मान लीजिए मैं किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, अब वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है मेरा कोई आइडिया हो सकता है वो मेरी कोई फीलिंग्स हो सकता है मेरा कोई एटीट्यूड हो सकता है वो मेरी कोई थॉट हो। ठीक है, तो सेंडर तो मैं हो गया, ठीक है, और जो रिसीव करेगा वो हो जाएगा उसका रिसीवर। लेकिन ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को हम सेंडर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी ऊपर एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि भाई थॉट, आइडिया, एटीट्यूड और फीलिंग ये क्या है, ये सेंडर नहीं है, ये एक मैसेज है। चैनल, चैनल तो वो रास्ता या वो जरिया, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये जो हमने फ़ोन के थ्रू किया है, लेटर लिख के किया है, तो वो चैनल हो गया। नॉइस, जो भी आवाज़ होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉइस का मतलब ये होगा कि आप आवाज़ के थ्रू वॉइस वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो भी एक नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मैसेज। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक इन द फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, आइडिया, फीलिंग और थॉट, उसको हम क्या कहेंगे, मैसेज कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस्टेक्सिस मीन्स, कि भाई एपिस्टेक्सिस का मीनिंग क्या होता है। सबने सेकंड ईयर बीएससी नर्सिंग या सेकंड ईयर जीएनएम के अंदर इसको पढ़ लिया होगा। जैसे ही ईएनटी सिस्टम शुरू हुआ होगा आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में डिस्कस किया होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एपिस्टेक्सिस क्या है। तो एपिस्टेक्सिस क्या है, ऑप्शन देखिए, फॉरेन बॉडी इन द नोज से एपिस्टेक्सिस कहते हैं क्या, नेजल पॉलिप, नेजल फ्रैक्चर और नोज ब्लीड। एपिस्टेक्सिस किसे कहा जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, एपिस्टेक्सिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। एपिस्टेक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ठीक है, जैसे ही किसी को नाक के ऊपर चोट लगती है तो उसके बाद क्या, नाक से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू एनी इंजरी, कोई भी इंजरी टू नोज, नोज के ऊपर कोई इंजरी होगी उसकी वजह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डैमेज इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरी का जो नेटवर्क होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसे बोलते हैं प्लम्प किस नेटवर्क होता है एक जो
डैमेज हो जाता है, और वो डैमेज होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाता है, नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं हम एपिस्टेक्सिस। तो इसका मतलब है एपिस्टेक्सिस का मीनिंग हो गया नोज ब्लीड। ठीक है स्टूडेंट। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो फॉरेन बॉडी इन द नोज, वो तो फॉरेन बॉडी इन द नोज है कि नोज के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी है वो चला गया है, उसे तो फॉरेन बॉडी इन द नोज बोलते हैं। नेजल पॉलिप्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, नेजल पॉलिप्स का मतलब होता है कि जो नेजल म्यूकोजा है, नेजल म्यूकोजा है उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, नेजल म्यूकोजा की ओवर ग्रोथ हो जाती है, और वो एक पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर में बन जाती है, और वो पॉलिप्स का क्या कर देती है, छोटी 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 गांठें से फॉर्म कर लेती है, जिसे बोलते हैं नेजल पॉलिप। नेजल फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन, फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन, नेजल बोन, नेजल बोन का फ्रैक्चर क्या कहलाता है, ये जो निशान बनाया है वो किसका है, फ्रैक्चर को डिनोट करता है। ठीक है, नेजल बोन का फ्रैक्चर होता है उसे बोलते हैं नेजल फ्रैक्चर। ठीक है, तो एपिस्टेक्सिस का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स, एपिस्टेक्सिस का मीनिंग होता है नोज ब्लीड। ठीक है, एपिस्टेक्सिस के अंदर पोजीशन दी जाती है, जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को नोज ब्लीड हो रही है, नोज ब्लीड हो रहा है, तो नोज ब्लीड के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को एक पोजीशन देनी है जिसके थ्रू क्या होगा, उसका नोज है, नोज ब्लीड है वो रुक जाता है। नॉर्मली जनरली हम देखते हैं कि पेशेंट जो रूटीन लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग वो बोलते हैं कि सीधे लेट जाओ, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अगर सुपाइन पोजीशन में आप लेटोगे तो एस्पिरेशन का क्या रहता है, रिस्क रहता है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन अगर आप ले रहे हो, सुपाइन पोजीशन अगर आप सुपाइन पोजीशन ले रहे हो तो वहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन वहाँ पे रहेगा आपको, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। तो इसीलिए जब भी नोज ब्लीड होता है तो पेशेंट को क्या करना है, लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लीन करना है, और उसके बाद पिंच द नोज, पिंच नोज, नोज को पिंच करके क्या करना है, फ्लेक्स द नेक, फ्लेक्शन ऑफ नेक। ये पोजीशन रहती है जब भी कोई इंडिविजुअल को क्या हो जाता है, नोज ब्लीड हो रहा होता है। उसको हमें क्या बोलना है, पिंच द नोज, लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकना और अपने नेक को फ्लैक्स कर लेना है। ठीक है, नेक की जो अपनी चिन है उसको हमें क्या करना है, चेस्ट की तरफ झुका लेना है। तो इससे क्या होगा, उसकी जो नोज ब्लीड है उसका एस्पिरेशन का रिस्क भी कम हो जाएगा, साथ के साथ जो प्लम्प की नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसके ऊपर भी प्रेशर होगा, जिसके ऊपर भी क्या होगा, प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से वहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए कि एपिस्टेक्सिस के अंदर पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान में रखिएगा, और जब भी आपसे पूछा जाए राइट आंसर कीजिएगा। तो ये तो अपना ये क्वेश्चन एपिस्टेक्सिस के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बाय मीन ऑफ ए लाइटेंड फ्लेक्सिबल ट्यूब। कि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, हम डायरेक्ट विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को देख रहे हैं। और किसके थ्रू देख रहे हैं, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसके आगे की तरफ क्या लगी हुई है, लाइट लगी हुई है। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है, फर्स्ट वन है एंडोस्कोपी, सेकेंड वन है सिस्टोस्कोपी, थर्ड वन है ब्रोंकोस्कोपी, और फोर्थ वन है हिस्टेरोस्कोपी। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी मैं सारे ऑप्शंस का आपको मीनिंग बताऊंगा कि इनका सारे ऑप्शंस का क्या क्या मीनिंग होता है, किसका विजुअलाइजेशन है, किसका एग्जामिनेशन होता है। तो फर्स्ट वन है कि जब भी हम जीआई सिस्टम के अंदर, जैसे मोस्टली जो अभी जो फ्लेक्सिबल ट्यूब के जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो किया जाता है नॉर्मली पेप्टिक अल्सर के अंदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो जब कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसकी वजह से भी हो सकता है।
ठीक है। तो नॉर्मली क्या किया जाता है जब ये पेप्टिक अल्सर है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्यूमर वगैरह आ रहे हैं, तो एक क्या गया फ्लेक्सिबल ट्यूब डाल करके देखा जाता है। और फ्लेक्सिबल ट्यूब डाल करके देखा जाता है कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, पेप्टिक अल्सर है, कौन से स्टमक के कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा हो रखे हैं, कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है ना। साथ के साथ आईबी, आईबी मतलब इरिटेबल बावेल सिंड्रोम के अंदर भी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है वो किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन सारे चीज़ों को कि जीआई सिस्टम का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई भी चीज़ है जो उसका डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं तो उससे हम कहते हैं स्कोपी, उसे हम कहते हैं स्कोपी। अब हम किसका कर रहे हैं, जीआई सिस्टम का। तो जीआई सिस्टम के लिए जो वर्ड काम में लिया जाता है वो एंडो, ठीक है। और एंडो और स्कोपी का मतलब हो गया एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब क्या हो गया, एंडोस्कोपी का मतलब हो गया जीआई सिस्टम के ऑर्गन्स को डायरेक्टली विजुअलाइज करना, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब डाल करके डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करना, किसका, जीआई सिस्टम का। उसे क्या कहा जाता है, एंडोस्कोपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट वन, एंडोस्कोपी। ठीक है। एंडोस्कोपी का मीनिंग है कि जो जीआई सिस्टम है उसको डायरेक्टली विजुअलाइज करना एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के थ्रू, जिसके आगे की तरफ लाइट और एक कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया अपना विजुअलाइजेशन ऑफ जीआई सिस्टम। ये तो हो गया अपना जीआई सिस्टम के लिए, जीआईटी के लिए। सिस्टोस्कोपी का मतलब हो गया डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। सिस्टोस्कोपी नॉर्मली यूटीआई के केस में की जाती है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉज के अंदर की जाती है। नेक्स्ट वन है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी का मतलब हो गया ब्रोंक्यूल्स का या लंग्स का, ब्रोंक्यूल्स का एग्जामिनेशन करना, या यहाँ बोल सकते हैं अपन लंग्स का एग्जामिनेशन करना, उसे बोलते हैं अपन ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टेरोस्कोपी। स्टेरोस्कोपी का मतलब हो गया विजुअलाइजेशन, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स। सर्विक्स और यूट्रस का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है, उसे बोलते हैं हिस्टेरोस्कोपी। ठीक है। हिस्टेरो जो वर्ड होता है वो रिलेटेड टू होगा यूट्रस के, उसका मीनिंग होता है यूट्रस, और स्कोपी का मतलब होता है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करना। तो मैंने इन सारे चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिया है, साथ के साथ राइट आंसर जो कि क्या है अपना एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मीनिंग क्या होता है, जीआई सिस्टम को डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करना एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के थ्रू, कैमरा जिसके ऊपर कैमरा और लाइट सोर्स वो अटैच होते हैं, उसे बोलते हैं अपन एंडोस्कोपी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।